हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जगन्नाथपुरी ट्रिप का डे 2 और ऑनेस्टली ये दिन पूरा डेडिकेटेड है एक्सप्लोरेशन, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी के नाम। कल हमने जगन्नाथपुरी के मेन दर्शन और लोकल वाइब्स एंजॉय किए थे और आज हम निकल रहे हैं फुल डे साइट सीइंग टूर पे, जिसमें बीचेस, टेम्पल्स, केव्स और आर्ट सब कुछ कवर होने वाला है। सो चलो बिना डिले किए डे 2 ऑफ आवर जगन्नाथपुरी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज का दिन हमने अपने होटल से ही स्टार्ट किया और यहीं से हमने लिया एक फुल डे साइट सीइंग पैकेज। 3000 रुपीज़ का कंप्लीट डे टूर पैकेज जो स्पेशली जगन्नाथपुरी और उसके आसपास के मेजर स्पॉट्स कवर करता है। इस पैकेज में इंक्लूड है प्राइवेट व्हीकल, ड्राइवर, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम होटल और सारे प्लान डेस्टिनेशंस। डे 2 के लिए ये ऑप्शन बहुत ही स्मूथ और टाइम सेविंग है। आज सुबह सुबह हम निकले अराउंड 7 से 7:30 बजे, क्योंकि पहला स्टॉप है चंद्रभागा बीच, जिसका डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 किलोमीटर और हमें पहुंचने में 50 मिनट्स to 1 आवर लगने वाला था। मॉर्निंग ड्राइव बहुत पीसफुल होती है, ठंडी हवा, ग्रीनरी और एम्प्टी रोड्स। ये रोड एक्चुअली कोणार्क साइट को कनेक्ट करती है, इसीलिए ज़्यादातर टूरिस्ट इसी रूट से जाते हैं। सुबह के टाइम ट्रैफिक भी कम होती है तो ड्राइव काफ़ी स्मूथ रहती है। ट्रैवल करते करते बीच में कोकोनट वाटर दिख गए तो बस हम उतर गए कोकोनट वाटर पीने के लिए। सुबह की ठंडी हवा, एम्प्टी रोड और कोकोनट वाटर, बस ये वाइब अलग ही है। वैसे यहाँ के कोकोनट्स काफ़ी स्पेशल होते हैं। इन्हें सॉल्टी सी एयर और सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं, इसी वजह से यहाँ का टेंडर कोकोनट ज़्यादा हाइड्रेटेड और नेचुरली स्वीट होता है। लोकल लोग डेली कोकोनट वाटर पीते हैं और टेम्पल्स के लिए भी यहीं से कोकोनट सप्लाई होते हैं। यहाँ कोस्टल बेल्ट होने की वजह से कोकोनट ट्रीज ज़्यादा ग्रो होते हैं। लोकल वेंडर्स सुबह ही फ्रेश कोकोनट्स कट कर देते हैं। कोकोनट वाटर पीने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ड्राइव। ट्रैवल करते हुए हमने नोटिस किया कि ये एरिया फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, स्पेशली विंटर के मंथ्स में। बीच बीच में छोटे पॉन्ड्स और वेटलैंड्स मिलते हैं जहाँ लोकल्स फिशिंग करते नज़र आते हैं। आसपास के विलेजेस में लोग मोस्टली प्रॉन और फिश फार्मिंग भी करते हैं। ये रीजन कोस्टल इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रोड के दोनों साइड्स आपको ओकेजनली एंशियंट रोड साइड टेम्पल्स और स्मॉल श्राइन्स भी मिलते हैं जहाँ लोकल्स शॉर्ट प्रेयर्स करते हैं। ये पूरा स्ट्रेच मोस्टली फ्लैट लैंड और स्मॉल सैंड ड्यून से कवर है और धीरे धीरे समुंदर की खुशबू फील होने लगती है, जो बताता है कि बीच बहुत नज़दीक है। कोणार्क 9 किलोमीटर आहे, सांगितलं कोणी? चंद्रभागा इथे 5 किलोमीटर। Oh my God, this beach is just so beautiful. ये है चंद्रभागा बीच, जगन्नाथपुरी के मोस्ट स्पिरिचुअल बीचेस में से एक। इस जगह का नाम चंद्रभागा रिवर से जुड़ा है, जो एंशियंट टाइम्स में यही समुंदर में मिलती थी। यहाँ सूर्यदेव की पूजा होती है। आज भी माघ सप्तमी के दिन हज़ारों भक्त यहाँ सनराइज के टाइम होली डिप लेते हैं। बीच बहुत क्लीन, पावरफुल और क्राउड फ्री होता है। चंद्रभागा बीच से हम सुदाम सैंड आर्ट म्यूज़ियम के लिए निकलते हैं। डिस्टेंस है लगभग 15 किलोमीटर और रोड काफ़ी कोस्टल और सीनिक है। ड्राइव अराउंड 30 to 35 मिनट्स का है, लेकिन परफेक्ट है फॉर सम चिल ट्रैवल शॉट्स। रास्ते में आपको लोकल फिशिंग विलेजेस मिलते हैं जहाँ फिशरमैन सुबह की कैच लेके जा रहे होते हैं। थोड़ी देर में ही म्यूज़ियम का बोर्ड दिख जाता है और फिर हम सुदम सैंड आर्ट म्यूज़ियम पहुँच जाते हैं। यहाँ का वाइब काफ़ी ओपन और पीसफुल है। ये म्यूज़ियम जगन्नाथपुरी के कोस्टल एरिया में लोकेटेड है और ये सिर्फ सैंड बेस्ड आर्ट के लिए डेडिकेटेड है।
इसे बनाया है पद्मश्री अवार्डी सुदाम पटनायक ने, जो इंटरनेशनली काफ़ी फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं। म्यूज़ियम का डिज़ाइन मोस्टली ओपन एयर है ताकि नेचुरल लाइट स्कल्पचर्स पे परफेक्टली पड़े और उनका टेक्सचर क्लियर दिखे। यहाँ जो स्कल्पचर्स है वो सिर्फ फाइन सैंड और पानी से बनाया जाता है, कोई ग्लू या केमिकल यूज़ नहीं होता। सैंड का मॉइस्चर केयरफुली मेंटेन किया जाता है ताकि इंट्रिकेट डिटेल्स बना सके और स्कल्पचर स्टेबल रहे। ये स्कल्पचर्स काफ़ी डेलिकेट होते हैं और टेम्पररी भी, इसलिए हर कुछ टाइम बाद रिप्लेस कर दिया जाता है नए थीम्स और आइडियाज़ दिखाने के लिए। म्यूज़ियम में काफ़ी डिफरेंट थीमेटिक सेक्शंस हैं। कुछ सेक्शंस लोकल कोस्टल लाइफ और कल्चर को हाईलाइट करते हैं, फिशिंग, विलेज लाइफ, मरीन एनिमल्स एक्सेट्रा। दूसरे सेक्शंस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इंडियन फेस्टिवल्स और माइथोलॉजिकल स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं। स्कल्पचर्स की डिटेल लेवल काफ़ी हाई है। फिगर्स, एनिमल्स, आर्किटेक्चर, टेक्सचर सब मेटिकुलसली कार्व किए जाते हैं। म्यूज़ियम का लेआउट स्पेशियस और ओपन है, इसलिए आप हर स्कल्पचर को हर एंगल से देख सकते हो। ये सेटअप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए परफेक्ट है। कुछ एग्जिबिट्स फ्री स्टैंडिंग होते हैं, कुछ सैंड वॉल्स या माउंट्स के साथ इंटीग्रेटेड, जिसे डेप्थ और डायमेंशन का फील आता है। कुछ स्कल्पचर्स एनवायरनमेंट और कल्चर थीम्स भी कवर करते हैं, मरीन इकोसिस्टम, कंजर्वेशन और कभी सोशल अवेयरनेस कॉन्सेप्ट्स। आर्टिस्ट कभी कभी करंट इवेंट्स या सीजनल थीम्स भी डिपिक्ट करते हैं, इसलिए म्यूज़ियम डायनामिक और इवॉल्विंग फील देता है। हर स्कल्पचर के पास छोटा साइनेज होता है जो थीम या सब्जेक्ट एक्सप्लेन करता है ताकि विजिटर्स को कॉन्टेक्स्ट समझ आए। सैंड लोकल कोस्टल एरिया से आता है, फाइन ग्रेन के साथ, जो स्कल्पिंग के लिए आइडियल है। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी मॉनिटर किया जाता है ताकि स्कल्पचर स्टेबल रहे। वॉकिंग थ्रू द म्यूज़ियम क्लियरली दिखता है कि ये आर्टिस्ट्री, इंजीनियरिंग और पेशेंस का कॉम्बिनेशन है। म्यूज़ियम हर एज के विजिटर्स के लिए फ्रेंडली है, विजुअल अपील के साथ एजुकेशनल और कल्चरल इंसाइट भी देता है। कभी कभी यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन सेशंस भी होते हैं जहाँ विजिटर्स स्मॉल स्कल्पचर्स बनाते हुए देख सकते हैं। यहाँ लेयरिंग, कार्विंग और टेक्सचर्स कैसे क्रिएट होते हैं सब क्लियरली विजिबल होता है। ओवरऑल सुदाम सैंड आर्ट म्यूज़ियम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल क्राफ्ट और कंटेम्प्रेरी आर्ट का। यहाँ आके आपको विजुअली स्टनिंग स्कल्पचर्स के साथ साथ ये भी समझ आता है कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कल्चरल स्टोरी टेलिंग हर पीस में कैसे एम्बेडेड है। सुदाम आर्ट म्यूज़ियम से अब हम निकल रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल की तरफ। डिस्टेंस इज़ लगभग 2 to 3 किलोमीटर और ड्राइव अराउंड 5 से 10 मिनट का है, लेकिन रोड थोड़ी सीनिक है कोस्टल वाइब के साथ। रास्ते में आपको लोकल हाउसेस और स्मॉल शॉप्स दिखते हैं और कुछ स्ट्रेचेस पे ग्रीन फील्ड्स और पाम ट्रीज भी मिल जाते हैं। छोटे रोड साइड स्टॉल्स भी हैं जहाँ लोकल्स फ्रेश फ्रूट्स या स्नैक्स बेचते हैं। रोड काफ़ी स्मूथ है और सराउंडिंग में ओपन लैंडस्केप और ओकेजनल पॉन्ड्स भी दिखते हैं जो कोस्टल रीजन का नेचुरल चार्म दिखाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं कोणार्क सन टेम्पल के एंट्रेंस के पास और सबसे पहले दिखें थोड़ी आगे छोटा सा लोकल टेम्पल भी दिखता है। मार्केट का नेक्स्ट हाईलाइट है उनके फेमस काजू। ये शॉप काफ़ी पॉपुलर है और लोकल लोग के साथ टूरिस्ट में भी काफ़ी डिमांड में है। यहाँ से काजू काफ़ी फ्रेश और क्रंची होता है और स्पेशली ये शॉप रोस्टेड और कोटेड काजूस के लिए फेमस है। शॉप के बाहर रैक्स में काजू के डिफरेंट वैरायटीज़ रखे होते हैं और स्मेल से ही पता चलता है कि ये एकदम नेचुरल और ओरिजिनल काजू है। उसके आसपास ही आपको फ्रेश कोकोनट्स भी मिलते हैं, नीटली स्टैक्ड और रेडी टू बाय, और रोड साइड पे ये काफ़ी कॉमन और ट्रॉपिकल वाइब देते हैं। थोड़ी आगे छोटे शॉपिंग स्टैंड्स भी हैं जहां आपको पर्सेस, मिरर्स, हैंडीक्राफ्ट्स और सोवेनियर मिलते हैं। सब कलरफुल, हैंडक्राफ्टेड और परफेक्ट फॉर यादगार शॉपिंग। मार्केट का ये स्ट्रेच काफ़ी लाइवली और फोटोजेनिक है। हर कॉर्नर में लोकल्स बिजी है और स्ट्रीट का हसल बसल आपको एकदम ऑथेंटिक कोणार्क वाइब देते हैं। ओवरऑल ये फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द मार्केट बिफोर टेम्पल काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है
और यहाँ आते ही लगता है कि कल्चर, फूड और लोकल क्राफ्ट्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंजॉय करने को मिलेगा। कोणार्क सन टेम्पल इज़ वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब हम एंटर कर रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में। एंट्री से ही नोटिस होता है कि साइड्स पे गार्डन लाइक एरिया बना हुआ है जहाँ नीटली मेंटेन ग्रास और स्मॉल पाथवेज हैं। ये विजिटर्स के लिए एकदम पीसफुल स्टार्ट प्रोवाइड करता है और थोड़ी शेड भी मिल जाती है जो मॉर्निंग या आफ्टरनून के लिए परफेक्ट है। गार्डन के साइड्स पे छोटे ट्रीज और फ्लावर्स के अरेंजमेंट है और ये अप्रोच नेचुरली टेम्पल के ग्रैंडर को हाईलाइट करते हैं। कोणार्क सन टेम्पल को 13th सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देवा I ने बिल्ड करवाया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के पीरियड में। ये टेम्पल सूर्य देव को डेडिकेट है और डिज़ाइन एक जाइंट स्टोन चैरियट जैसा है जिसमें 24 स्टोन व्हील्स और 7 हॉर्सेस कार्व्ड हैं। ये चैरियट जैसे टेम्पल का मेन मोटिव है और पूरी स्ट्रक्चर का बेस कॉन्सेप्ट यही है, सन गॉड की जर्नी थ्रू द स्काई। टेम्पल के एंट्रेंस पे ही नोटिस होता है कि स्टोन कार्विंग्स और मोटिव्स काफ़ी इंट्रिकेट हैं। डांसर्स, म्यूजिशियंस, एनिमल्स, फ्लोरल पैटर्न्स और डेली लाइफ सीन्स सब कवर किए गए हैं। हर कार्विंग में इतनी डिटेलिंग है कि आज भी सेंचुरीज के बाद ये स्कल्पचर्स काफ़ी क्लियरली दिखते हैं और क्राफ्ट्समैनशिप ट्रूली इम्प्रेसिव है। जब हम धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं तो नोटिस होता है कि टेम्पल का ओरिएंटेशन ईस्ट फेसिंग है, एग्जैक्टली सनराइज की डायरेक्शन में। ये अलाइनमेंट इंटेंशनल है ताकि सूर्योदय के टाइम सनलाइट डायरेक्टली मेन भगवान और चैरियट व्हील्स पे पड़े। टेम्पल का मेन स्ट्रक्चर एकदम मैसिव है और मोस्टली सैंडस्टोन्स और लैटेराइट स्टोन से बिल्ड हुआ है। कोणार्क सन टेम्पल ओरिजिनली काफ़ी हाई और इंटैक्ट था, लेकिन सेंचुरीज़ के नेचुरल इरोजन और वेदरिंग ने कुछ पार्ट्स को अफेक्ट किया है। फिर भी आर्कियोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के एफर्ट्स ने टेम्पल को काफ़ी स्टेबल और विजिट फ्रेंडली बनाया है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आते ही आपको ओपन कोर्टयार्ड मिलता है जहाँ विजिटर्स स्कल्पचर्स और मोटर्स को क्लोज से देख सकते हैं। टेम्पल्स की वॉल पे माइथोलॉजिकल स्टोरीज, डांसर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एनिमल्स कार्व किए गए हैं। हर स्टोन पे कार्विंग की प्रेसिशन और डेप्थ इतनी अमेजिंग है कि आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि कैसे एंशिएंट आर्टिस्ट ने टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ किया होगा। टेम्पल का आउटर स्ट्रक्चर एक जाइंट चैरियट के व्हील्स और हॉर्सेस से सराउंड है और ये फंक्शनल और डेकोरेटिव कार्विंग्स का कॉम्बिनेशन है। व्हील्स में रेडियल पैटर्न्स कार्व्ड है और हॉर्सेस के मसल्स और एक्सप्रेशंस काफ़ी रियलिस्टिक बनाए गए हैं। एक इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चरल फीचर ये भी है कि टेम्पल का मेन सैंक्टम अब मोस्टली रूइंड है, लेकिन सराउंडिंग मंडप्स और ऑडियंस हॉल्स काफ़ी वेल प्रिजर्व्ड हैं। स्टोन फ्लोर्स और स्मॉल निश में कार्विंग्स अब भी इंटैक्ट हैं और हर कॉर्नर से हिस्ट्री और कल्चर का ग्लिम्स मिलता है। जब हम धीरे धीरे पूरे कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर करते हैं तो नोटिस होता है कि टेम्पल का सिंबलिज्म सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल और कल्चरल भी है। व्हील डिज़ाइंस और चैरियट सिंबलिज्म से ये पता चलता है कि एंशिएंट आर्किटेक्ट्स सन गॉड के मूवमेंट और सीजन्स को भी ध्यान में रखते थे। पूरे टेम्पल में आते जाते आपको इंट्रिकेट पैटर्न्स, एरोटिक कार्विंग्स, फ्लोरल मोटिव्स और मिथिकल क्रीचर्स दिखेंगे। ये सब शो करते हैं कि टेम्पल का आर्ट और स्टोरी टेलिंग कितना एडवांस था उस टाइम। यहाँ आके आप फील कर सकते हो कि कैसे 13th सेंचुरी में इंडियन आर्टिशंस ने स्टोन, लाइट, ओरिएंटेशन और माइथोलॉजी का कॉम्बिनेशन यूज़ करके एक टाइमलेस स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अब हम निकल रहे हैं लिंगराज टेम्पल की तरफ, जिसका डिस्टेंस लगभग 65 से 70 किलोमीटर है और रोड काफ़ी स्मूथ है, सो ड्राइव अराउंड 1 hour 30 minutes। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे जैसे हम इनलैंड एरिया में एंटर करते हैं कोस्टल वाइब ग्रेजुअली फेड हो जाती है और लैंडस्केप काफ़ी ग्रीन प्लेन्स और स्मॉल ग्रूव्स ऑफ ट्रीज दिखाता है।
ऐसे रोड्स ट्रैवल करते हुए आपको ओडिशा का रूरल लाइफ और डेली एक्टिविटीज़ क्लियरली फील होता है। फुल ऑथेंटिक और पीसफुल वाइब है। ये मंदिर भुवनेश्वर का सबसे पवित्र मंदिर है। ये मंदिर लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। डेली यहाँ अभिषेक, महादीप और महाप्रसाद रिचुअल्स होते हैं। बट यहाँ बहुत लॉन्ग लाइन थी और क्राउड भी थी, इसलिए हमने बस बाहर से ही दर्शन लिए। बट बाहर से भी इसका ऑरा बहुत पावरफुल लगता है। Now we are going from Lingaraj temple to Udaygiri and Khandagiri caves. Distance is approximate 7 to 8 kilometers and you can reach there by 20 to 25 minutes. Depends on the traffic. So यहाँ पहुँचते ही पहले हमने लिया टिकट which was for ₹25 per person. ये केव 2nd सेंचुरी BCE की है और जैन मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी। टोटल मिलाकर यहाँ 30+ रॉक कट केव्स हैं जो मेडिटेशन और लिविंग के लिए यूज़ होती थी। सबसे फेमस केव है रानी गुफा, जिसमें रॉयल कार्विंग्स और स्टोरीज एनग्रेव्ड हैं। यहाँ सबसे पहले थोड़े स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं। स्टेप्स ज़्यादा स्टीप नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं सराउंडिंग्स का व्यू धीरे धीरे ओपन होता जाता है। नीचे ग्रीनरी, छोटे ट्रीज़ और ओपन लैंडस्केप दिखते हैं और हवा काफ़ी फ्रेश फील होती है। थोड़े स्टेप्स के बाद ही हम केव्स के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं। ये केव्स नेचुरल हिल रॉक्स को कार्व करके बनाई गई है और ओवरऑल एरिया काफ़ी काम और क्वाइट लगती है। जैसे ही हम केव्स के अंदर एंटर करते हैं, पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है सिंपल और मिनिमल इंटीरियर्स। यहाँ कोई फैंसी डेकोरेशन नहीं, सिर्फ स्टोन वॉल्स, स्मॉल चेम्बर्स और कार्व्ड ओपनिंग्स। ये सिंप्लिसिटी ही एक्चुअली शो करती है कि मॉन्क्स का लाइफस्टाइल कितना डिसिप्लिन्ड और मिनिमल था। केव्स के अंदर स्मॉल रूम्स और निश बने हुए हैं जहाँ मॉन्क्स रहते और मेडिटेट करते थे। उदयगिरी केव्स थोड़ी ज़्यादा एलिवेटेड है, इसलिए यहाँ से सराउंडिंग एरिया का पैनोरामिक व्यू मिलता है। ऊपर से ग्रीनरी, ओपन लैंड और भुवनेश्वर का आउटस्कर्ट्स क्लियरली दिख जाता है। खंडगिरी केव्स कंपैरेटिवली थोड़ी ईजियर एक्सेस वाली है और उनका लेआउट भी स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ भी मल्टीपल केव्स हैं, हर एक साइज़ और स्ट्रक्चर अलग है। वॉकिंग थ्रू दिस केव्स क्लियरली फील होता है कि ये सिर्फ स्टोन स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि एक टाइम पे के लिविंग स्पेसेस थे जहाँ डेली लाइफ्स, प्रेयर और लर्निंग होती थी। यहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ हैं, लिटरली स्टेप्स के साइड पे बैठे हुए, रेलिंग्स पे चढ़ते हुए और कुछ तो बिल्कुल रास्ते में ही आ जाते हैं। इसलिए यहाँ थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है, स्पेशली अगर हाथ में फूड हो। नहीं खाएगा, वो नहीं खाता है, वो नहीं खाता है। यहाँ पास में ही हमें दिगंबरा जैन टेम्पल भी देखने मिला। दिगंबरा जैन टेम्पल का कनेक्शन डायरेक्टली जैन मॉन्क्स और एस्थेटिक लाइफ से है। ये टेम्पल एक्चुअली केव्स के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को और अच्छा समझाता है, क्योंकि यही से क्लियर होता है कि उदयगिरी और खंडगिरी एरिया सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, बल्कि एक टाइम पे एक्टिव जैन रिलीजियस सेंटर हुआ करता था। बस यहीं पे हम डे 2 को रैप कर रहे हैं। आज का जर्नी काफ़ी स्पेशल थी। हिस्ट्री, पीस और ट्रैवल वाइब सब कुछ मिला। बट ट्रिप अभी बाकी है। स्टे ट्यून फॉर डे 3 ऑफ दिस जर्नी, जहां हम करने वाले हैं और भी जगह एक्सप्लोर। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय जगन्नाथ।